प्यारे बच्चों, मैं रजनीश मिश्रा प्लस 2 उच्च विद्यालय रसलपुर से आज आप लोगों को व्याकरण खंड से कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो कि माध्यमिक परीक्षा के लिए अति ज़रूरी है, आवश्यक है, जिसमें व्याकरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं व्याकरण से आपको व्याकरण की इकाइयों के बारे में बताऊंगा कि व्याकरण है क्या और व्याकरण के क्या क्या अंग हैं, क्या क्या व्याकरण से पूछे जाते हैं प्रश्न, सारे विषय पर मैं चर्चा करूंगा। साथ ही व्याकरण है क्या? व्याकरण जो है एक इस प्रकार का शास्त्र है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा, चाहे मराठी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, बंगाली हो, सभी जो भाषाएं हैं सबके लिए व्याकरण उसको शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और व्याकरण का उपयोग किया जाता है। तो व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो पहले मैं वर्ण विचार के बारे में आपको चर्चा करूंगा। तो वर्ण क्या है? तो वर्ण जो है, वर्ण की परिभाषा है कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसको तोड़ा न जा सकता, वर्ण को कभी अलग किया नहीं जा सकता, वैसी ध्वनि है। और इसके मुख्य रूप से 2 भेद हैं, एक है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में आता क्या है? अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में क्या आता है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, औ। जो है उसे हम अयोगवाह कहते हैं, जिसको हम लिखते नहीं, उसको अनुस्वार और विसर्ग से जानते हैं। साथ ही हमारा व्यंजन वर्ण क्या है? क से लेकर ह तक और छत्र ज्ञ संयुक्त अक्षर है। इस व्यंजन में 2 वर्णों में 2 की परिभाषा अलग अलग की गई है। स्वर का उच्चारण अपने आप होता है और व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। वर्ण क्यों आपके लिए जरूरी है? क्योंकि जब हम संधि पढ़ेंगे, बिना वर्ण का हम संधि का अच्छा हमें ज्ञान हो नहीं सकता है। संधि है क्या? तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। ऐसे आपको बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं कि संधि के कितने भेद हैं, वर्ण के कितने भेद हैं। तो आप वहाँ स्पष्ट लिख सकते हैं कि वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। संधि के कितने भेद हैं? तो 3 हैं। एक का नाम है आपको स्वर संधि, दूसरे का नाम है आपको व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो संधि वर्ण के कैसे मेल, वर्णों के बारे में आपको समझना होगा। यहाँ पर स्वर संधि के बारे में हम पहले आपसे बात करेंगे। स्वर संधि का उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है विद्या प्लस लय, यानी विद्यालय। परीक्षा में क्या होता है? हम संधि का अर्थ है जोड़ना, लेकिन परीक्षा में ज्यादातर हम देखते हैं कि विच्छेद करने को पूछा जाता है, तोड़ने का। तो यह विधि जो हमारी बताई गई है, जो प्राचीन काल से चली आ रही, जोड़ने की विधि बताई गई है, लेकिन जब हम तोड़ते हैं तो सीधा उल्टा हमको समझना पड़ता है, जिससे बच्चों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम आज आपको इस क्लास के माध्यम से ऐसे कुछ ट्रिक्स, ऐसे कुछ बातें बताना चाहते हैं जिससे आपको उस नियम के तहत बंधने की जरूरत नहीं है। थोड़े से बातों को अगर आप ध्यान देते हैं तो उस नियम को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, जो हम यहाँ पर आपको दर्शा रहे हैं। तो स्वर संधि में होता क्या है? 2 स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या में आ है और आलय में भी क्या है? आ है। जब इसका दोनों का मेल हुआ तो कौन सा शब्द बना? विद्यालय। और यह भी देखा जाता है कि जो शब्द अलग किए जाते हैं उनके पहले शब्द का भी कुछ अर्थ हो, दूसरे शब्द का अर्थ हो। इस संधि को मूल दृष्टि से देखा जाता है, तभी इसको तोड़ के बताया जाता है। तो दूसरा, इस स्वर संधि के अंदर आपको स्वर संधि के 5 भेद हैं। एक है दीर्घ संधि, जिसकी चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये हमारे दीर्घ स्वर आए कहाँ से। तो हर स्वरों को जब हम मिलाते गए तो दीर्घ स्वर बनते गए। जैसे अ और अ को मिलाए तो आ बना, ई और ई को मिलाए तो ई बना, उ और उ को मिलाए तो उ बना, और ई को मिलाए तो ए बना, और ए को मिलाए तो ए बना, और उ को मिलाए तो ओ बना, और ओ को मिलाए तो औ बना। अब दीर्घ स्वर में होता क्या है? दीर्घ संधि में जब दीर्घ वर्ण वहां पर भी खंडित होते हैं, टूटते हैं। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक और आलय। अब हम आपको दिखाएंगे पुस्तकालय, यहाँ बोर्ड के माध्यम से हम आपको थोड़ा एक दीर्घ संधि का उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। पुस्तकालय, अब आपको परीक्षा में पुस्तकालय देने का बोलेगा इसका विच्छेद कीजिए। तो विच्छेद में क्या होगा? पुस्तक प्लस आलय। अब वर्णों का मेल क्या होता है? यहाँ क में अ है और यहाँ पर आ है, दोनों मिलकर क्या होता है? आ।
यानी कहने का मतलब है कि जब एक नियम है हिंदी में कि जब भी स्वर व्यंजन वर्ण के बाद आते हैं उनकी मात्राओं को लिखा जाता है, और जब व्यंजन वर्ण के पहले आते हैं उन अक्षरों को लिखा जाता है। तो यहाँ पर मात्रा में क्या है भाई, तो अ और आ को मिला दिए तो आ। यहाँ हम आपको लिख करके बता दिए हैं कि किस तरीके से अ और अ प्लस अ मिले तो आ होता है, आ प्लस अ मिले भी तो आ ही होता है, आ और आ मिले भी तो आ होता है, और आ मिले भी तो आ होता है। तो यहाँ पर क्या हमको दिखाई दे रहा है, अ और आ, तो यह क्या हो गया, आ की इसकी मात्रा को यहाँ पर दर्शाया गया है। हमारा कहना यह है कि जब भी दीर्घ संधि हम उसको अलग करें तो वहाँ पर हमारा ध्यान होना यह चाहिए कि जहाँ आ की मात्रा हो उसको आ से अलग करना है, वहीं ई की मात्रा जब हो तो उसको ई से अलग करना है, ऊ की मात्रा अगर दिखाई दे तो उसको ऊ से अलग करना है। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है आ की मात्रा पुस्तकालय, विद्यालय, अनाथालय, गृहालय, ये हिमालय सब में आ रहा है, तो वहाँ हम आ से अलग करेंगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला तरीका है इस संधि को अलग करने का। वैसे ई की क्या है, जैसे कविंद्र है, रविंद्र है, गिरिंद्र है, तो जहाँ भी ई की मात्रा है वहाँ हम ई से अलग कर देंगे, जैसे कवि प्लस इंद्र। वैसे ही ऊ की मात्रा आता है, जैसे भानुदय हुआ या गुरुपदेश हुआ, तो यहाँ ऊ की मात्रा हमको दिखाई दे रहा है तो उसे इसको हम अलग कर देंगे, गुरु प्लस उपदेश। दीर्घ संधि में होता क्या है, जब दो समान वर्ण वाले आपस में टूटते हैं, चाहे आपस में मिलते हैं तो संधि है, टूटते हैं तो विच्छेद है। तो समान वर्ण क्या है, अ ई उ, यही दीर्घ संधि है और दीर्घ संधि की परिभाषा है। दूसरा हमारा यहाँ नियम के तहत भी आपको समझा दिया गया। दूसरा हमारा है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा सा अ के साथ यहाँ लिखा हुआ अ आ के बाद अगर ई या ऊ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। यहाँ कहने का अर्थ क्या है, सिंपल फॉर्मूला है कि जैसे हमने आपको आगे बताया कि आ है तो आ से अलग करिए, ई है तो ई से अलग करिए, ऊ है तो ऊ से अलग करिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप ए देखते हैं, अगर ए आपको मिले, गणेश, रमेश, सुरेश, दिनेश, जो भी मिले आपको, उसके अंदर ए की अगर मात्रा आपको दिखाई देती है तो वहां पर आप क्या करना है, आपको कि ई से उसको अलग करना है। छोटी या बड़ी हो सकता है, उसको हमें क्या करना है, अलग है। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं ए होता कैसे है, तो यहाँ पर हमने दिखाया कि अ और ई जब मिलती है, ई छोटी हो बड़ी हो, सब में ए ही होगा। इसीलिए इस फॉर्मूला को समझते हुए हमको गुण संधि में देखना है कि ए की मात्रा महेश या गणेश, तो गण प्लस क्या होगा, ईश होगा। और ओ की मात्रा अगर इसके अंदर है सूर्योदय, तो सूर्य प्लस उदय। इसमें ए की मात्रा को ई से अलग करना है, ओ की मात्रा को ऊ से अलग करना है। और अर की आ जाती है, जहाँ भी ऋषि और अर्षि देखिएगा वहाँ री से अलग करना है। साथ ही वो वाला होता कैसे, जैसे कि अ और ऊ को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, ओ बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर सूर्योदय, महोत्सव, महोदय, जो भी वो की मात्रा आएगी उसको हम उनसे अलग करेंगे। एक फॉर्मूला यह है। साथ ही हमारा तीसरा जो है वृद्धि संधि है। इसमें अगर हम ए की मात्रा, हम सिर्फ मात्राओं की चर्चा कर रहे हैं, तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर ए की मात्रा देखें या औ की मात्रा देखें तो हमें उसे क्या करना है, ए से तोड़ना है, और औ की मात्रा है तो उसको अ या ओ से तोड़ना है। जैसे परमौजौसी, परम प्लस ओजस्वी यहाँ लिखा है, और महा प्लस औषधि, औ की मात्रा है। यानी जैसे ए होता कैसे है, तो हम देख लेंगे अ प्लस ए मिल जाए तो क्या होता है, ए होता है। तो जब यहाँ ए की मात्रा है तो ए से अलग होगा। औ कैसे होता है, तो अ और ओ को मिलाते हैं तो औ होता है। तो यहाँ पर हम महा प्लस क्या होगा, औषधि होगा, और ओ भी ओ से भी अलग होगा। कहने का मुख्य हमारा मकसद यह है कि आप संधि करते समय इस बात को ध्यान दें कि जो आपको शब्द मिलता है, अगर वहां पर आ की मात्रा आता है तो आ से अलग करना है या आ से अलग करना। अगर ई की मात्रा आती है तो ई से अलग होगा, अगर छोटी ई हो या बड़ी। ऊ की मात्रा आता है तो वह ऊ से ही अलग होगा, छोटा हो या बड़ा। ए की अगर मात्रा आती है तो वहां पर हमें ए से नहीं ई से अलग करना है। अगर ओ की मात्रा आती है तो ओ से नहीं, वहां ऊ से अलग करना है। अगर हमको ए की मात्रा आती है तो ए से अलग होगा, और औ की मात्रा आती है तो वह किससे अलग होगा, वह जो है ओ और औ से अलग होगा, जो उदाहरण के रूप में हम आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। बाकी जो हमारी संधि है उसको
ज़्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है, परीक्षा नज़दीक आ गया, लेकिन फिर भी आप उसको उदाहरण के माध्यम से हमने सब कुछ बता दिया, उसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और थोड़ा हम आपको व्यंजन संधि की तरफ ले जाते हैं। साथ ही यम संधि में क्या है, ज़्यादा आपको उपसर्ग शब्द, उपसर्ग जो है अगर आप उपसर्ग हिंदी में पढ़े तो आपको दिखाई देगा। जैसे प्रत्युत्तर यम संधि का है, प्रति प्लस उत्तर, यदि प्लस अपि, सु प्लस स्वागत। कहने का अर्थ आपको पूछ भी सकता है कि स्वागत कौन सा संधि है, वहाँ पर ऑप्शन बनाएगा दीर्घ संधि है, आदि संधि है, यन संधि है, तो कौन सा संधि वहाँ लिखना है, यन संधि, यानी जहाँ उपसर्ग ज्यादा दिखाई दो यन संधि के रूप में। फिर अगला हमारा है यन संधि के बाद आता है हमारा जो यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसके बाद हम यन संधि उसको अर हो जाता है। अयादि संधि में क्या होता है, नयन है, ने प्लसन नयन, पवन, नायक, पावक, इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि इसके नियम में जाएगा तो नियम भी हमने लिख दिया। अगर आप समझ सकते हैं तो इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि जोड़ने का नियम है, तोड़ने का नियम है, इसलिए इसको रखना है। नेक्स्ट हमारा व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में क्या होता है, पहला व्यंजन या दूसरा स्वर, जब व्यंजन और स्वर का मिलन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसके अंदर मुख्य देखने वाली बात यह है कि हमारा जैसे हम कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग पढ़ते हैं, उसको पंचमाक्षर भी कहा जाता है। 5 अक्षर का मतलब यह है कि पहला क है, दूसरा ख है, तीसरा ग है, चौथा ग है, पांचवा अंग है। तो अब वहां पर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ऐसा होता है कि जहाँ तोड़ने की बात आती है, जैसे उदाहरण तौर पर जगदीश लिखा हुआ है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जगत और ईश लिखा हुआ है, तो त क्यों लिखा गया, द क्यों नहीं लिखा गया। तो यहाँ नियम यह कहता है कि जब जहाँ हम अलग करते हैं अगर वहां पर द है यानी तृतीय और पंच है तो वहां प्रथम हो जाता है। तृतीय पंच का मतलब क्या है, तृतीय पंच का त थ द ध न, तो त प्रथम हुआ, थ द्वितीय हुआ, द जो है तृतीय है और ध जो है चतुर्थ और न जो है पंच है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब तो प्रथम जो तृतीय है उसका हमने प्रथम कर दिया, जगत प्लस ईश। वैसे दिग्दर्शन में है ग जो है तृतीय है तो दिक प्लस दर्शक। इस तरीके से हम व्यंजन संधि में कार्य करते हैं। व्यंजन संधि के और सारे उदाहरण आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। उसके बाद आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग दिखाई देती है और विसर्ग होता कैसे, सिंपल सा एक तरीका यह है, ज्यादा नियम में बंधने की जरूरत नहीं है। नियम से अलग होकर हमने सिंपल सा तरीका क्या माना है कि जहां पर हमें तलव्य स, आधा तलव्य स, आधा मूर्धन्य स, आधा दंत स दिखाई दे या आधा रेफ दिखाई दे, वहां पर हमें सीधा उसको विसर्ग में बदलकर बाकी जो होता है जो कहते हैं हमें लिख देना है। जैसे यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए विसर्ग संधि में निश्चल, निश्चल में क्या आधा तालव्य स है तो आधा तालव्य से क्या होगा, विसर्ग में बदल गया, बाकी जो चल बचा वो बच गया। दूसरा है दुष्कर, दुष्कर में क्या है, आधा मूर्धन्य स है, इस मूर्धन्य स को हमने विसर्ग कर दिया, बाकी कर को जो करते हुए लिख दिया। निसंदेह में क्या है, आधा दंत स है, इसको आधा दंत स को विसर्ग कर दिया, बाकी संदेह हमने लिख दिया। वैसे दुर्गुण, आधा र वाला जो है दु प्लस गुण, र को हमने क्या कर दिया विसर्ग से। निर्गुण भी है नि प्लस गुण। फिर दुर्बल है दु प्लस ब। इस तरीके से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और जैसे प्रातः काल दिया रहता है, पहले से ही रहेगा, आपको विसर्ग रहेगा तो उसको अलग करके उसके बाकी वाले में एक आता है मनोहर और यशोदा। इसके अंदर घोष और घोष की चर्चा है। अगर आप घोष और घोष समझते होंगे तो उस चीज को जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वो वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपको कहता है कि अघोष वर्ण है तो घोष वर्ण के बाद, घोष वर्ण के बाद अगर विसर्ग है तो वह क्या हो जाता है, ओ में बदल जाता है। देखिए न जो है घोष वर्ण, कहा गया कि क और ख अघोष है और ग घ अंग क्या होता है, अघोष होता है। ऐसे पंचमाक्षर में जितने हैं सब में पहला और दूसरा अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, घोष होता है। उसी के तहत इसको बताया गया, आप समझ सकते हैं। अगला जो हमारा है वर्ण के बाद आता है शब्द विचार। शब्द विचार में प्रमुख आपको एग्जाम में पूछता भी है कि शब्द के कितने भेद हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे शब्द के 3 फॉर्मूला बताया गया। एक आपका है और शब्द का परिभाषा क्या है कि वर्णों के मेल से जो विचार, जो वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ पर उत्पत्ति की दृष्टि से कह रहा है कि शब्द के भेद कितने हैं, तो उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद बताए गए हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। तत्सम का मतलब क्या है, संस्कृत से जो शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। और जो हिंदी का शब्द उसी में प्रयोग, उसी का दूसरा अर्थ हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तद्भव,
देशज जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लिया गया वो देशज है, और जो बाहरी दुनिया से आया है उसे हम क्या कहते हैं विदेशज। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं तत्सम शब्द में दंत और सूर्य, या तत्सम संस्कृत का दंत है और सूर्य भी संस्कृत का शब्द, लेकिन तद्भव आती है, इसी को हम दांत कहते हैं और सूरज कहते हैं, तो तद्भव हो गया। देशज क्या रोटी और बेटा जो ग्रामीण शब्द है। विदेशज किताब और स्कूल, स्कूल है हमारा अंग्रेजी का शब्द और किताब जो है उर्दू फारसी अरबी से आया हुआ है। बहुत सारे तुर्की और चीन और दूसरे देशों से भी दूसरी भाषाओं से भी शब्द हमारे आए हैं, उसी को विदेशज कहा गया है। एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि दंत शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज विदेशज है, तो वहाँ आपको तत्सम लिखना होगा। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि किताब शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, तो वहाँ आपको विदेशज लिखना होगा। साथ ही व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से 3 होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं 3, रूढ़, यौगिक और योग। रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर एक का कोई अर्थ नहीं, दूसरे का भी कोई अर्थ नहीं, जैसे ना और क अलग करेंगे तो उसका अर्थ नहीं। यौगिक में क्या होता है 2 शब्द होते हैं जिनको खंडन करने पर एक का भी अर्थ निकलता है, दूसरे का भी अर्थ। जैसे हमने देख रहा है कार्यालय, कार्यालय जो है इसमें कार्य का जो आलय यानी घर है उस कार्यालय का। योग रूढ़ में क्या होता है ऐसे शब्द जिसका पहला दूसरे कोई और अर्थ लिया जाता है और प्रकार समझा, जैसे पंकज है, पंख में जन्म लेने वाला पंकज यानी कमल से अर्थ है, इसीलिए इसको योग रूढ़ कहा गया। प्रयोगवादी की दृष्टिकोण, प्रयोग के दृष्टिकोण से 8 होते हैं शब्द के, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक। अब हम आपको यहाँ 2 पार्ट में इसको ही बांटने के लिए प्रयोग में इसी को हम चला नहीं, यही हमें पढ़ना भी है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो इनको विकारी कहा गया, और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक जो है इनको अविकारी कहा गया। अब विकारी का होता क्या है, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है इनके रूपों में परिवर्तन होता है। किसके द्वारा? लिंग और लिंग, वचन और कारक के द्वारा इनके रूपों में परिवर्तन होता है। लेकिन अविकारी जो है उनके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता नहीं, उन्हें अव्यय भी कहा जाता है। यानी जो विशेषण के शब्द है क्रिया विशेषण के जो शब्द हैं, जो संबंध बोधक के शब्द हैं, जो विषयादि बोधक के शब्द हैं, जो समुच्चय बोधक के शब्द है, उनका रूप बदलता नहीं है लिंग, वचन, कारक के द्वारा, इसीलिए उनको अविकारी कहा गया है। साथ ही आपको संज्ञा के बारे में बात करेंगे। संज्ञा के 5 भेद हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें हमको भाववाचक संज्ञा वेरी इंपॉर्टेंट है समझना, कि एग्जाम में पूछ सकता है कि मधुर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो वहाँ पर मधुरता दे देगा, तो मधुरता के भी ता प्रत्यय लग के भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा में पा या आपा प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है। साथ ही आपको पन, बचपन में पन जोड़ के बनाया जाता है। आह, अनघट, आहट, इस तरीके से जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। तो यहाँ आप थोड़ा सा भाववाचक संज्ञा पर ध्यान देना है। अगला हमारा सर्वनाम है। तो सर्वनाम भाववाचक संज्ञा के साथ ही संज्ञा में भी आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि संज्ञा के 3 विकार तत्व हैं। संज्ञा को पढ़ने से विकार तत्वों को भी जानना जरूरी है। एक का नाम है लिंग, दूसरे का नाम है वचन, तीसरे का नाम है कारक। लिंग, वचन, कारक जरूरी है जानना, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा है लिंग निर्णय पर आपको पहचानना है कि लड़का स्त्रीलिंग है, लिंग है, नपुंसक लिंग है, उनमें से कोई नहीं। तो लड़का पुल्लिंग है, तो कैसे आप समझिएगा? तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि लिंग के कितने भेद हैं, तो लिंग के 2 भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। लड़का हो गया पुल्लिंग, लड़की हो गई स्त्रीलिंग। इस तरीके से आपको लिंग के थोड़ा सा आपको चर्चा करना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। साथ ही हमारे वचन में, तो वचन के भी 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में लड़का, बहुवचन में लड़की। एक चीज आपको इंपॉर्टेंट हम यहाँ बताना चाह रहे हैं, बताना जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि वचन जो पुल्लिंग शब्द का जो वचन होता है उसको परिवर्तन सिर्फ आकारांत को ए में बदलकर हम उसका वचन बदलते हैं। जैसे लड़का, तो लड़का का हम लड़के कर सकते हैं, घोड़ा का घोड़े कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो करांत वाले हैं, जैसे मान लीजिए अकारांत, उकारांत, ईकारांत, उनका वचन ज्यों का त्यों होता है। अब एग्जाम में जैसे पूछ दिया कि फल का बहुवचन क्या होगा, और ऑप्शन में दिया फल, फले, फलों भी दे दिया है, और इनमें से कोई भी नहीं दिया है, तो वहां पर फल का बहुवचन फल ही होगा, फले नहीं होगा। घर का बहुवचन घर ही होगा, मुनि का बहुवचन मुनि ही होगा, साधु का वचन साधु होगा। साधुओं, मुनियों, घरों होता है कब? जब वो कारक के चिन्ह के साथ होता है तब।
जैसे मुनि को फल दो तो मुनियों को फल दो, वहां होगा, लेकिन मुनि एक शब्द में आएगा तो मुनि का बहुवचन मुनि होगा। ऐसे स्त्रीलिंग शब्दों के वचन चेंज होता है, यहाँ जोड़कर, या जोड़कर, ए जोड़कर, इस तरीके से, जैसे लड़की का लड़कियां, फिर हमने साधु माता का माताएं, इस पर शिष्य का शिष्या, ऐसे हम वचन लिंग बदलते हैं, साथ में वचन भी उसका बदलता है। तो हमको इस चीज पर ध्यान देना होगा। लिंग वचन थोड़ा डिटेल से पढ़ लिया, साथ ही हम कारक की तरफ आते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद जानना इसलिए जरूरी है कि जब हम समास पढ़ेंगे तो जब तक कारक हम नहीं जानेंगे समास हम समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो कारक के 8 भेद की यहाँ चर्चा एग्जाम में पूछ भी सकता है कि कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के 8 भेद हैं। और इस कारक के अंदर एक आपको आएगा मिलेगा कि दोनों का चिन्ह जो है विभक्ति जो है सेम होता है। जैसे हम विभक्तियों की चर्चा कर रहे हैं, कर्ता का ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादन से, संबंध काके की, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे हो अरे। अब वो जो हम चर्चा आपको कर रहे हैं उसके अंदर करण से और आपादन से, इस दोनों को हमें समझना है। करण से क्या है, जब साथ में है तो करण से है, जब अलग है तो आपादन से है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं तो कलम हमारे हाथ में है, साथ में है, तो वह हमारा जो है करण से हो गया। लेकिन जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया तो पेड़ से पत्ता यहाँ नीचे आ रहा है तो पेड़ ऊपर है, पत्ता नीचे, यहाँ दूर हो गया, अलगाव हो गया, तो इसको हम करण आपादन से कहेंगे। आगे हमारी चर्चा जो है इस चीज को हमें समझना है क्योंकि तत्पुरुष सर्वनाम में काम करेगा, इसको आपको याद कर लेना है। अगला हमारा है सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। वो अभी एग्जाम्पल की तरह आपको हम समझा दिए। पुरुषवाचक में मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, यह, ये। निश्चयवाचक में क्या होता है? यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक जो, सो, जैसा, वैसा। प्रश्नवाचक कौन, क्या। निजवाचक आप। आपका यह अर्थ यह है कि जैसे हम बातचीत करते समय आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, उससे मतलब नहीं है, अपने लिए। निज का मतलब अपने, मैं अपने आप खा लूंगा, तो यहाँ आप जो चीज आता है वह निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। विशेषण के, अब उसके बाद आता है विशेषण। विशेषण के मुख्य रूप से 4, कहीं लोग 5 भी बताते हैं, लेकिन हम लोग 4 की चर्चा लेकर चलेंगे। विशेषण भी हमको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम समास पढ़ेंगे तो वहां पर हमें विशेषण अति आवश्यक है। अगर जो विशेषण का अध्ययन नहीं किया है, समास पहचानना उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको यहाँ विशेषण की चर्चा भी लेके आया हूँ। जैसे गुणवाचक सर्वनाम में विशेषण में होता क्या है? अच्छा, बुरा, लाल, काला, सफेद, पीला, नया, पुराना, गोल, कोमल, कठोर, मधुर, कड़वा, गीला, सूखा, सुगंधित। ये हमारा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। संख्यावाचक में 1, 2, 3, पहला, दूसरा, दूना, दसगुना, दोनों, तीनों, प्रत्येक, कुछ लोग ये संख्यावाचक। परिणाम शेर भर, तोला भर, बहुत। सर्वनामी विशेषण जो सर्वनाम वाले हैं, मैं, तुम, यह, वह, ऐसा, कैसा, जैसा। उसके बाद हम आते हैं क्रिया के बारे में, क्योंकि जब सर्वनाम हम पढ़ेंगे तो उसके बाद क्रिया है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के विशेषण के बाद क्रिया है। क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक कर्म के साथ होता है, अकर्मक कर्म विहीन होता है। जैसे वह गीत गाता है, और इसी हमें पहचाना है कि क्या, कैसे, किसको अगर प्रश्न किए तो वह सकर्मक हुआ। और अकर्मक में सीधा रहेगा, श्याम सोता है, वह हंसता है, वह जाता है, इसमें कर्म नहीं है। यही 2 पर अगर आपको प्रश्न पूछता है कि कर्म क्रिया के कितने भेद हैं, तो 2 हैं, एक है सकर्मक, एक है अकर्मक। साथ ही क्रिया जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ काल आता है। काल से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि काल के कितने भेद हैं, तो काल के 3 भेद हैं मुख्य रूप से। और उस 3 भेद में आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल पहचानने का नियम हमने आपको एकदम बता दिया। सरल तरीका है, ता है, पे है, ती है, रहा है, रही है, नहीं है, था, थे, थी, या, ये। भविष्य काल गा गई। यानी आपको पूछ सकता है कि राम स्कूल जाता है या राम विद्यालय जाता है, कौन सा काल है? तो वहां पर आपको बताना होगा वर्तमान में भी ता है, ती है, ते है। चाहे वह पटना गया था है तो कौन सा है? तो भूतकाल है। अब मैं कल विद्यालय जाऊंगा तो गा जो है वो कौन सा है? भविष्य काल है। साथ ही मैं यहाँ पर अव्यय की चर्चा लेके आया हूँ। अव्यय भी जरूरी है क्योंकि जब समास हम पढ़ेंगे तो अव्ययी भाव समास हमें जानना है। अव्यय होता क्या है? तो पहले मैंने आपको शुरू में बता दिया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी हैं। उसके बाद जो 4 बचते हैं आपको, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, इनको अव्यय कहा गया है, अविकारी है। इनके जो शब्द होते हैं वे अव्यय होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भी मैंने आपको दे दिया है। और अव्यय का होता क्या? लिंग, वचन, कारक के द्वारा रूप बदलता नहीं है।
जैसे उदाहरण जब, तब, कब, यथा, तथा, अभी, इधर, यहाँ, वहाँ, इधर, क्यों, वह, ये सब अव्यय के रूप है। यहाँ भी लिख दिया गया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि, ये सब अव्यय होते हैं। उसके बाद जितने भी उपसर्ग हैं ये सब भी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। यहीं पर उपसर्ग की हम चर्चा लेके आ गए हैं। उपसर्ग भी आपके लिए बहुत जरूरी है, परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में पूछा जा रहा है कि प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है, तो वहां पर हमें बताना होगा। प्र कैसे हम समझेंगे कि उपसर्ग का परिभाषा है कि ऐसे शब्दांश, शब्द के अंश यानी मूल शब्द के जो पहले लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे या उसके सौंदर्य को और बढ़ा दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब मूल शब्द हमें ढूंढना है और उस शब्दांश को निकाल के बताना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जैसे प्रबल, यहाँ पर शब्द मिल गया आपको कि प्रबल शब्द में उपसर्ग क्या है, तो सीधा गाने में यहाँ प्लस देने से यहाँ मत समझे कि संधि किया गया है, विच्छेद किया गया। यहाँ बताने के लिए ऐसा किया गया कि प्रबल में प्र शब्द जुड़ा हुआ है। अब प्र जो है शब्दांश है और इसको जोड़ करके मूल शब्द क्या है, बल है, और शब्दांश क्या है, प्र है। यानी मूल शब्द में अगर प्र जुड़ा तो प्रबल बन गया। और उपसर्ग का काम ही यही है, शब्द का निर्माण करना। जैसे एक बल शब्द पहले था, दूसरा नया शब्द कौन सा बन गया, प्रबल बन गया। वैसे ही अर्थ परिवर्तन की दृष्टि से देखते हैं तो धर्म मूल शब्द है, धर्म में अ लग गया तो अधर्म हो गया। यानी धर्म का